evening. I'm Smriti. मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। Apologize to the nation. माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। कभी दशहरे पर राष्ट्रपति के बगल में नजर आती हैं तो कभी टीवी पर अपने पुराने शो में। स्मृति ईरानी कि वेस्टेड इंटरेस्ट है एजुकेशन में, उन वेस्टेड इंटरेस्ट को एजुकेशन से दूर कर। वो नेता जिसने कभी कांग्रेस की नींव हिला दी थी। हमने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया। एक ऐसा नाम जिसने गांधी परिवार के गढ़ में जाकर उनकी हार की पटकथा लिखी थी। के नतीजे पे मैं कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। जिसे बीजेपी की सबसे बड़ी महिला शेर कहा जाने लगा था, यानी शेर। लेकिन आज उसी स्मृति ईरानी के बारे में कहा जाने लगा है कि वो खत्म हो चुकी हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी के अंदर पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी और इसी कारण से वो वापस अपने एक्टिंग करियर में पैर जमा रही हैं। तो कोई कह रहा है भाई साहब जो बीजेपी की लीडरशिप है ना, उनसे वो नाखुश हैं। तो ये भी लिखा है कि एक टीवी पर वापस आ गई लौट के बुद्धू। अमेठी में स्मृति ईरानी की हार हो गई, चलो भाई अब तो हो गया। स्मृति जी आप इतनी लो प्रोफाइल आपको नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि स्मृति जी थोड़ी ज्यादा लो प्रोफाइल हो चुकी है। वैसे बहुत पहले हाई प्रोफाइल थी तब मुसीबत थी, अब लो प्रोफाइल हो तब मुसीबत है। तो आपको प्रोफाइल से मुसीबत है कि स्मृति ईरानी से मुसीबत है? इसी कारण से वो कांग्रेस में जा सकती हैं। पूरे सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि स्मृति ईरानी का पॉलिटिकल करियर क्या अब खत्म हो चुका है। और ऐसे में सवाल उठता है कि इस मुद्दे की असली हकीकत क्या है। क्या वाकई में एक समय बीजेपी का सबसे बड़ा महिला चेहरा पॉलिटिकली गायब हो गया है? आखिर क्यों स्मृति ईरानी को 25 साल बाद अपने एक्टिंग करियर में वापस आना पड़ा? क्यों स्मृति ईरानी अब वैसे भाषण नहीं देती जैसी उनकी एनर्जी पहले दिखा करती थी? इन सब चीजों को जानने के लिए चलो शुरुआत शुरू से करते हैं। Time I've been rejected, that becomes a step to new success. Right. So even when I did Kyunki, I remember the first day when I went to work, the watchman threw me out of Ekta's building because he said, "You don't look like an actor." Are you nervous about this big return, or are you like already vibing with it? I'm a politician. Nothing that you throw at me will make me nervous ever. Add the pressure on you? No, I've never been the kind to take pressure, and I think that you've seen I've given you enough political evidence that I may give somebody pressure, but I don't take it. स्मृति ईरानी का जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता पंजाबी थे और माँ आसमीज। उनका परिवार एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। पिता एक छोटी सी कुरियर कंपनी चलाते थे और महीने के आखिरी तक घर में पैसों की अक्सर तंगी हो जाया करती थी। स्मृति ईरानी की बात करें तो वो बचपन से ही आरएसएस की आइडियोलॉजी से काफी इंस्पायर्ड थी, क्योंकि एक तो उनके खुद के दादाजी आरएसएस के वर्कर थे और ऊपर से उनकी माँ जनसंघ की बूथ लेवल की कार्यकर्ता थी। उनके घर के हालात उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए स्मृति ईरानी ने रेगुलर कॉलेज छोड़कर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल से ओपन लर्निंग से बीकॉम कॉरेस्पोंडेंट कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब कॉलेज से छुट्टी होती तो स्मृति ईरानी ने साइड इनकम के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। अब घर में स्मृति के काम से थोड़े पैसे आने लगे थे, लेकिन स्मृति ईरानी को मॉडलिंग और एक्टिंग का काफी शौक था, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी फील्ड में करियर बना लिया जाए। स्मृति के इस डिसीजन से उनके फादर काफी निराश हुए और उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि भाई ऑलरेडी घर के अंदर पैसे की कमी चल रही है और ये मॉडलिंग जो है वो एक रिस्की और महंगा शौक है। लेकिन स्मृति की माँ ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया, जिसके बाद उनकी फैमिली ने लोन लेकर स्मृति को मुंबई भेजा। फिर जब स्मृति ईरानी मुंबई पहुंची तो उन्होंने कई फोटोशूट करवाए, ऑडिशंस दिए, लेकिन उनको लगातार रिजेक्शन मिलता गया। अपने कई इंटरव्यूज में खुद स्मृति ईरानी ने बताया था कि जब वो ऑडिशन देने जाती थी तो लोग उनके लुक्स को देखकर ही हंसते थे, कोई उन्हें सीरियसली लेता ही नहीं था। पर इस सब के बावजूद स्मृति ने गिव अप नहीं किया। तभी एक दिन 1998 यानी 1998 में मुंबई में फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाता है। Pro level Smriti. Good evening. I'm Smriti, and at 21 years of age, I stand 5 feet 8 inches tall.
स्मृति ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया और वो इस कॉन्टेस्ट के फाइनल तक पहुंची भी, लेकिन जीत नहीं पाई। इसके बाद उन्हें कई म्यूजिकल वीडियोस और छोटे मोटे रोल मिलने लगे, जैसे कि बोलियां और मिक्का सिंह का गाना सावन में लग गई आंख। लेकिन इन सब के बावजूद भी स्मृति इतना नहीं कमा पा रही थी कि जो उनकी फैमिली ने लोन लिया है उसे चुकाया जा सके। इसकी वजह से स्मृति ईरानी ने कई दूसरे जॉब्स में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने जेट एयरवेज में फ्लाइट अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहां भी रिजेक्ट हो गई। कई मॉडलिंग ऑडिशंस भी दिए, लेकिन वहां भी फेल हो गई। फिर आखिरी में उन्होंने मैकडॉनल्ड्स ज्वाइन कर लिया, जहाँ उन्हें 1500 से 1800 रुपए महीने की सैलरी मिल जाया करती थी। इसी दौरान वो टाइम टू टाइम ऑडिशंस भी दे रही थी ताकि कुछ किस्मत बदल जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने एकता कपूर की नई सीरीज क्योंकि सास भी कभी बहू थी में ऑडिशन दिया। इस सीरियल में स्मृति ईरानी को तुलसी के रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन जब स्मृति ईरानी ने दूसरी बार ऑडिशन दिया तो एकता कपूर काफी इम्प्रेस हो गई और उन्हें इस सीरियल में मेन लीड का रोल दे दिया। ये सीरियल 3 जुलाई साल 2000 को पूरे भारत के अंदर प्रीमियर होता है। बस फिर क्या था, स्मृति इतना पॉपुलर हो गई कि हर गृहिणी के मुंह पर उनका नाम छा गया। ये जो शो था ना, वो 2008 तक चला और उस दौरान उन्होंने बेस्ट एक्टर्स के कई बार इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स या फिर स्टार परिवार अवार्ड्स जीते। इसके बाद तो मानो स्मृति को बैक टू बैक कई सीरीज ऑफर्स आने लगी, चाहे वो जीटीवी की रामायण में सीता का रोल हो या फिर ये है जलवा जैसे रियलिटी शोज जिसमें वो होस्टिंग कर रही थी। वो इस वक्त तक टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी। उनकी पॉपुलैरिटी कुछ बॉलीवुड स्टार से कम नहीं थी, इसीलिए उस समय WHO ने उन्हें भारत के अंदर ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट यानी ORS का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। 2 बूंद जिंदगी की जैसे कैंपेन्स में उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और यहीं से उन्हें रियलाइज हुआ कि क्या वो सिर्फ एक टीवी स्टार बनकर रहना चाहती हैं या फिर कुछ ऐसा करना चाहती हैं जो लोगों की जिंदगी में रियल बदलाव लाए। To media because I wanted a better paycheck. That's it. Okay. I was not pursuing stardom. I was the USAID and WHO ambassador to India in the year 2001. In 2 years, I traveled across my country on issues of child health and mother's health. And I realized that I could do all this work and still not create impact. बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी सैलरी का एक हिस्सा लोगों की भलाई में लगाना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली 2003 में जब वो अपने एक्टिंग करियर के पीक पर थी, यानी कि उनका स्टारडम छाया हुआ था, तभी उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। और ऐसे में बीजेपी उनके लिए एक नेचुरल चॉइस थी, क्योंकि उनकी माँ भी एक समय जनसंघ का पार्ट रह चुकी थी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सीनियर लीडर प्रमोद महाजन उनके मेंटर बन जाते हैं। उन्होंने स्मृति को पार्टी के काम में एक्टिवली इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। स्मृति ईरानी उस समय तक अपनी सीरीज के कारण इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि बीजेपी ने उन पर दांव खेल दिया। 2004 में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को चांदनी चौक से लोकसभा का टिकट दे दिया, जहां उनका मुकाबला कपिल सिब्बल से हुआ, लेकिन वो इस चुनाव में हार जाती हैं और इस कारण से स्मृति ईरानी को लगा कि हार के पीछे मोदी का हाथ है, क्योंकि गोधरा और गुजरात कांड के बाद बीजेपी की इमेज काफी डैमेज हो गई थी, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अगर मोदी क्रिसमस तक रिजाइन नहीं करते हैं तो वो हंगर स्ट्राइक करेंगे। If Narendra Bhai gives up his post as Chief Minister of Gujarat, yes, it would finally prove that BJP is a party with a difference. If he does not, then on the 25th of December, which is Atalji's birthday, I would like to go on to a fast till he gives up his post, a fast unto death. इसके बाद भी पार्टी उन्हें साइडलाइन नहीं करती है। इनफैक्ट स्मृति की दिल्ली में हुई कैंपेनिंग और डेडिकेशन से पार्टी काफी इम्प्रेस हो जाती है। फिर क्या, उसके बाद उनका पार्टी के अंदर ग्रोथ होता चला गया। वो पहले बीजेपी की यूथ विंग की वाइस प्रेसिडेंट बनी, फिर बीजेपी की नेशनल सेक्रेटरी, इसके बाद वो बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बन गई। 2010 में उन्हें बीजेपी महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। अपने टेन्योर के दौरान स्मृति ईरानी ने विमेन रिलेटेड इश्यूज पर काफी बढ़िया काम किया था। इवन कई बार तो उन पर लाठीचार्ज भी किया गया और अपने इसी निडर अंदाज के कारण बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करने के लिए उन्हें मल्टीपल स्टेट्स में भेजा जाने लगा। बल्कि महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले महिला मोर्चा करवा रही है। चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर यूपी हो, सभी जगह उनकी ड्यूटी लग रही थी। स्मृति ईरानी हिंदुत्व के लिए काफी वोकल थी और इसी कारण बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया, उन्हें गुजरात भेजने का।
नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी की पास्ट की एक्टिविटीज को जानते हुए भी उन्हें कोर टीम में शामिल कर लिया था। स्मृति ने ग्राउंड पर काम किया और जब स्मृति ने ग्राउंड पर काम किया तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू मोदी के प्रति बदलने लगा। बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि वो एक तरफा प्रोपेगेंडा का शिकार हो गई थी। इसके बाद स्मृति ईरानी को बीजेपी का मीडिया फेस बना दिया गया, जिसके बाद स्मृति रेगुलरली बीजेपी के मीडिया डिबेट्स में दिखने लगती है। उनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों पर पकड़ अच्छी थी और इसीलिए उन्हें पार्टी के टॉप स्पोक्सपर्सन में जगह मिलती है। उनकी इमेज धीरे धीरे फायर ब्रांड विमेन लीडर के रूप में बनने लग गई थी और इसके बाद 2011 में स्मृति ईरानी को नरेंद्र मोदी के कहने पर गुजरात से राज्यसभा का एमपी बना दिया जाता है। मीडिया डिबेट्स और बढ़ते कद के कारण 2013 तक स्मृति ईरानी बीजेपी के लिए एक एसेट बन चुकी थी, जो हिंदुत्व के लिए खुद भी काफी डेडिकेटेड थी और इसीलिए जब 2014 के इलेक्शन होते हैं तब बीजेपी ने मोदी की लीडरशिप में स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के खिलाफ एक ऐसी सीट से उतारने का फैसला किया जो बीजेपी कभी नहीं जीती थी। नाम था अमेठी। अमेठी के चुनाव संग्राम में उतरे 3 दिग्गजों में से राहुल गांधी पर्चा दाखिल कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास ने भी नामांकन कर दिया है और अब बारी बीजेपी की स्मृति ईरानी की है कि देश में जो बदलाव आएगा 16 मई को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वही बदलाव अमेठी में भी आएगा। भले ही स्मृति ईरानी ने इस कैंपेन को काफी पॉजिटिव तरीके से लड़ा था, लेकिन स्मृति ईरानी खुद भी जानती थी कि अमेठी उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। ये सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं थी, ये नेहरू गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत का प्रतीक भी थी और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा अभेद किला भी था, क्योंकि यहाँ दशकों से कांग्रेस का कब्जा था और जनता की आदत सी बन गई थी कि उन्हें बार उसी परिवार को वोट देना है, भले ही विकास हो या ना हो। अमेठी की हालत 2014 तक बेहद पिछड़ी हुई हो गई थी। गाँव में सड़कें टूटी हुई, स्वास्थ्य सेवाएं ना के बराबर थी, शिक्षा की हालत खराब थी और रोजगार की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। लेकिन कांग्रेस फिर भी वहाँ से जीती थी, क्योंकि वहाँ के लोगों का नेहरू गांधी परिवार से एक भावात्मक जुड़ाव हो चुका था। 2014 में जब बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को उतारा तो लोगों ने सोचा कि एक नई लड़की आई है, क्या ही करेगी और कितना बड़ा बदलाव लाएगी, जो कि सच भी था। अमेठी में स्मृति ईरानी को एक राजनेता के रूप में शायद ही कोई जानता था, लेकिन जैसे जैसे चुनावी अभियान आगे बढ़ा तो स्मृति की मेहनत और जमीनी जुड़ाव ने अमेठी की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया। स्मृति ईरानी ने इस चुनाव में जान झोंक दी। वो गांव-गांव घूम रही थी। अम्मा पहचानती हो इनको? नहीं, पहली बार है। पहली बार नहीं पहचानती। तो वोट दोगे इनको? हाँ सर, हाँ अभी सुनना से। अच्छा, हाँ। कौन है ये? पहचानते हैं आप इनको? भैया ना है। टीवी में आती थी पहले, ये मालूम है, सुना है इनके बारे में? ठीक है। देखा है आपने टीवी में इनको? हाँ। ये कहा जा रहा है ये तो बाहर से आई हुई हैं। हर बूथ पर गई थी, महिलाओं के बीच बैठी थी, बच्चों के साथ बातचीत भी कर रही थी। उन्होंने स्थानीय मुद्दों को भी समझा और अपने कैंपेन को जनता के बीच जोड़ा। जहां राहुल गांधी केवल चुनिंदा जनसभाओं में ही दिखे थे, वहीं स्मृति ईरानी लगातार लोगों के बीच मौजूद थी। सारी डिग्री कॉलेज है या नहीं? जितने बच्चे जाते हैं स्कूल, उनके स्कूल में कंप्यूटर आज तक देखा है किसी ने? अध्यक्ष जी ने हमसे कहा कि दीदी कंप्यूटर तो तब काम आएगा जब स्कूल में बिजली होगी। स्कूल में बिजली तब होगी जब नागरिक के घर पर बिजली होगी। आज यहाँ पर आपने हाल देखा है। शायद स्मृति भी ये जानती थी कि वो इस सीट पर बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगी। उन्होंने हार के डर के बावजूद बहुत अच्छे से कैंपेनिंग की और अमेठी की जनता को नई उम्मीद दी। लेकिन पता है क्या हुआ? चुनाव का जब रिजल्ट आया तो राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को 1 लाख वोटों से हरा दिया। जरा सोचिए कि ये अमेठी की वही सीट है जहां पर राजीव गांधी और सोनिया गांधी चुनाव लड़ते थे। वो 3 लाख वोटों से जीते थे। राहुल गांधी का 1 लाख वोटों से चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी था। स्मृति ईरानी ने इस हार के बावजूद अमेठी से अपना जुड़ाव कम ना करने का वादा किया। And I shall be here every time Amethi needs me. I have promised not only my presence but also my desire to represent all the challenges that the people of Amethi. अब तक बीजेपी के लीडर्स को ये रियलाइज हो गया था कि स्मृति ईरानी ने जो साहस दिखाया है और जिस तरह उन्होंने गांधी परिवार के गढ़ को हिलाकर रख दिया है,
वो आम नेता के बस की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने स्मृति ईरानी को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा। इसी विश्वास के आधार पर स्मृति ईरानी को नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट में शामिल भी किया गया, और वो भी HRD मिनिस्ट्री के रूप में। ये एक चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि पार्टी में ऑलरेडी कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे जो चुनाव जीतकर तो आए थे। ऊपर से HRD मिनिस्ट्री यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय था। मोदी सरकार ने इसे अपना आइडियोलॉजिकल मिशन का केंद्र बनाया था। दशकों से कांग्रेस और वामपंथी आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस में देश की एजुकेशन सिस्टम को चलाया जा रहा था, तो बीजेपी इस इकोसिस्टम को चैलेंज करना चाहती थी। उस समय स्मृति ईरानी को इसी एजेंडा के तहत वहां पर बैठाया गया था। उन्हें भरोसेमंद नेता माना गया था, जो पार्टी लाइन को मजबूती से लागू कर सकती है, जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ला सकती है। पर देखा गया कि लेस ऑफ एक्सपीरियंस के कारण स्मृति ईरानी खुद विवादों का एपिसेंटर बन गई। उन्होंने बैक टू बैक ऐसे कई फैसले लिए जो सही इंटेंशन से तो लिए गए थे, पर उन्हीं पर बैकफायर करने लगे। चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में जर्मन भाषा को हटाकर संस्कृत लाने का निर्णय हो, IIT मद्रास में कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप को बैन करना हो, या फिर JNU के स्टूडेंट्स पर हैवी डाउन करना हो। और फिर इसके बाद उन्होंने संसद के पटल पर खड़े होकर रोहित वेमुला केस पर एक बयान दे दिया, और बस मानो उसी के बाद सब कुछ बदल गया। इस सब से बीजेपी के अंदर ही ये दबाव आने लग गया कि स्मृति ईरानी को थोड़ा संयम बरतना चाहिए। लेकिन स्मृति ईरानी ने साफ कह दिया था कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। यही कारण था कि स्मृति की खुद की पार्टी के टॉप लीडर्स और संघ के बड़े लोगों से उनकी सीधी भिड़ंत होने लगी, चाहे वो JP नड्डा हो, वेंकैया नायडू हो, या फिर राम माधव। यहाँ तक कि अरुण जेटली, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद कैबिनेट सहयोगी माने जाते थे, उनसे भी स्मृति ईरानी के डिसएग्रीमेंट्स होने लगे थे। ऊपर से स्मृति ईरानी ने इस दौरान ऐसे कई पॉलिटिकल इनमैच्योर डिसीजंस भी लिए जिससे बीजेपी लीडरशिप नाखुश हो रही थी। फाइनली 2016 में स्मृति ईरानी का पॉलिटिकल डिमोशन शुरू हो जाता है और उनको HRD मंत्रालय से हटाकर टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिया जाता है। इसके पीछे पार्टी ने कोई कारण नहीं बताया था, लेकिन सबको पता था कि ये फैसला क्यों लिया गया है। स्मृति ईरानी ने टेक्सटाइल मिनिस्टर के रूप में काफी अच्छा काम किया। हालांकि फिर भी स्मृति ईरानी अपने टेन्योर में कई चीजें पूरी नहीं कर पाई थी, जैसे कि जो नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी दशकों से पेंडिंग थी, वो उनकी मिनिस्ट्री में भी फाइनलाइज नहीं हो पाई। एट द सेम टाइम इन सब के बावजूद उन्होंने अमेठी में ग्राउंड लेवल पर काम करना जारी रखा था। तभी 2017 में स्मृति ईरानी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री मिल जाती है और वो फिर से मोदी मंत्रालय का एक बड़ा हिस्सा बन जाती है। उस समय तक लोगों को समझ नहीं आता कि स्मृति के साथ हो क्या रहा है। इसके बाद 2019 के चुनाव आने वाले थे। 2014 के चुनाव जीतने के बावजूद राहुल गांधी अक्सर अमेठी से गायब रहते थे। स्मृति ने इसी कमी को भुना कर अपनी जड़ें जमा ली थी। वो लगातार अमेठी जाती रही और जनता के हर बड़े छोटे कामों में वो पर्सनली इन्वॉल्व होती थी। गांव की महिलाओं को रोजगार के लिए सिलाई मशीन बांटी गई। बेटियों की शिक्षा के लिए छोटे बड़े स्तर पर प्रोत्साहन योजनाएं भी उन्होंने चलाई और हर बड़े त्योहार पर स्मृति अमेठी में मौजूद रहती थी। यानी वो नेता जो सिर्फ इलेक्शन के समय नहीं आ रही थी। और इसके बाद आता है 2019 का चुनाव। बीजेपी ने फिर से अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट दे दिया। इस बार माहौल बदल चुका था। राहुल गांधी के खिलाफ जनता में नाराजगी थी और स्मृति का काम जमीन पर दिखाई दे रहा था। राहुल गांधी के खिलाफ जनता में नाराजगी थी और स्मृति का काम जमीन पर दिखाई दे रहा था। जब नतीजे आए तो पूरा देश चौंक गया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हरा दिया। कांग्रेस को पहली बार अमेठी में हार का स्वाद चखना पड़ा था। इसी जीत ने स्मृति ईरानी के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को रातों रात बदल दिया। वो गांधी परिवार को उनके ही गढ़ में हराने वाली पहली महिला, और वो भी एक ऐसी नेता जिसकी खुद बीजेपी के कई सीनियर नेताओं से नहीं बन रही थी, बन गई। अब स्मृति बीजेपी का फ्रंटलाइन मीडिया फेस बन चुकी थी। हर डिबेट में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर चुनावी सभा में वो बीजेपी की स्टार पावर बन चुकी थी। बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत के बाद उन्हें फिर से कैबिनेट का हिस्सा बनाया और उन्हें महिला और बाल विकास मंत्रालय मिला। इसके बावजूद बीजेपी उन्हें बनाए रखती है क्योंकि उनकी स्टार पावर और कांग्रेस विरोधी नैरेटिव को संभालने की क्षमता पार्टी के लिए फायदेमंद थी। और इसके बाद आता है 2024 का चुनाव। देखिए 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हराने के बाद स्मृति ईरानी की गिनती बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में होने लग गई थी और इसी जीत ने उनके कॉन्फिडेंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। लेकिन शायद यही वो मोड़ था जहां से धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस उनकी राजनीति में घुसना शुरू हो चुका था। स्मृति ईरानी को ये तक लगने लगा था कि अब अमेठी में कांग्रेस दोबारा लौट ही नहीं सकती।
ऊपर से जब राहुल गांधी ने अमेठी की सीट को छोड़कर कहीं और से लड़ने का फैसला लिया था, तभी बीजेपी ने इसे अपनी जीत मान लिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्मृति ईरानी ने 2024 के इलेक्शन में अमेठी की सीट पर अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग बहुत ढीली छोड़ दी। पर वहीं इस बार कांग्रेस ने तय कर लिया था कि अमेठी को हर हाल में वापस पाना है। उनके लिए अमेठी न सिर्फ राजनीतिक जरूरत थी बल्कि इज्जत का सवाल भी था। उन्होंने समझदारी से एक ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारा जो जीत सकता था, किशोरी लाल शर्मा। किशोरी लाल शर्मा जो थे ना, वो कांग्रेस को अमेठी में सालों से संभालते आए थे। उधर स्मृति ईरानी का कैंपेन उतना तेज और जमीनी नहीं था जितना 2014 और 2019 में था। जनता को लगने लगा था कि एक बार जीतने के बाद वो पहले जैसी नहीं रही, और इसके बाद 2024 में जब नतीजे आए तो ये सिर्फ हार नहीं थी बल्कि एक कंप्लीट कोलैप्स था। स्मृति ईरानी को किशोरी लाल शर्मा ने 1,67,000 वोटों से हरा दिया था। ध्यान दीजिए, ये वही स्मृति ईरानी थी जिन्होंने पिछले चुनाव में राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था। इस भारी हार ने सबको चौंका दिया, पार्टी को भी, मीडिया को भी और शायद खुद स्मृति को भी। इस हार का जिम्मेदार सीधे स्मृति ईरानी को माना गया और इस बार मोदी 3.0 में यानी कि तीसरी सरकार में उन्हें कैबिनेट में कोई मंत्रालय ही नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें पार्टी के अंदर भी कोई बड़ा पद नहीं दिया गया। ये साफ साफ पॉलिटिकली साइडलाइन थी। एक समय वो बीजेपी की सबसे आक्रामक डिबेटर मानी जाती थी और आज उन्हें बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ताओं की लिस्ट में भी जगह नहीं मिल पाई थी। ना वो टीवी की डिबेट्स में दिखी और ना ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ना ही किसी बड़ी रणनीति में उनकी राय ली गई। कभी कभी ना राजनीति के अंदर जीत से ज्यादा हार नहीं, पार्टी की चुप्पी असली मैसेज देती है और स्मृति ईरानी के मामले में ये चुप्पी बहुत तेज आवाज में सब कुछ बयां कर रही थी। स्मृति ईरानी भले ही पार्टी में बनी रही लेकिन उनके पास कोई भी बड़ा पद नहीं बचा था और आज स्मृति ईरानी वापस लगभग 25 साल बाद एक्टिंग करियर में वापस आ चुकी हैं और ये सब चीजें बहुत बड़ा मैसेज दे रही हैं कि अब उनके पॉलिटिकल करियर का क्या होगा। अगर ध्यान से देखो तो एक बड़ी सिंबॉलिक सीट से एक बड़ी हार और फिर पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसे केसेस में नॉर्मली पॉलिटिकल डिक्लाइन परमानेंट हो जाता है, स्पेशली बीजेपी जैसी पार्टी में जहां परफॉर्मेंस और लॉयल्टी की काफी वैल्यू होती है। और अगर बीजेपी की हिस्ट्री देखो तो पार्टी ने अक्सर अपने करिश्मे दिखाने वाले लीडर्स को एक डिफीट यानी दोबारा कमबैक दिया है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी को 1984 की हार के बाद या फिर खुद मोदी को 2002 में गुजरात में जो सब हुआ उसके बाद। ऊपर से स्मृति ईरानी खुद कह रही हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं हुआ है। 41 की उम्र में कोई रिटायर नहीं होता और ये पॉलिटिकल रिटायरमेंट नहीं है। अमेठी में स्मृति ईरानी की हार हो गई, चलो भाई अब तो हो गया पॉलिटिकल करियर पूरा। हार तो मेरी 2014 में भी हुई थी अमेठी में, शायद वो भूल गए। हार में 2004 में भी गई थी चांदनी चौक में। और आप सोचिए अगर 2004 का मैं चांदनी चौक का चुनाव जीत जाती तो क्या वो स्मृति ईरानी बनती जो आज आपकी अदालत में बैठी है। तो मेरी किस्मत हमेशा जीत ने नहीं लिखी है, कई बार मैंने अपनी हार से भी अपनी किस्मत को नए अंदाज में लिखा है। इवन 41 पर तो कई लोगों का करियर शुरू होता है। स्मृति ईरानी के पास अभी भी काफी चीजें जो उन्हें रिलेवेंट बनाती है। टीवी, पॉलिटिक्स, सभी जगह उनकी विजिबिलिटी नजर आती है। उनका एग्रेसिव डिबेटिंग स्टाइल और मीडिया कंट्रोल आज भी बीजेपी के लिए एक वेपन बन सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट वो बीजेपी की जानी मानी विमेन फेस है। हो सकता है उनका पॉलिटिकल ब्रेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो क्योंकि उनकी एक्टिंग में वो फिर से घर घर पहुंचेंगी जिससे अल्टीमेटली उन्हें फायदा होगा। इसलिए हो सकता है अगला मौका 2029 का हो। इसके अलावा भी स्मृति ईरानी पॉइंट पर हर जगह नजर आती है, जैसे कि हाल ही में राष्ट्रपति के साथ नजर आई। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताओ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।